हेलो ऑल, वी आर बैक विद द हिस्ट्री पार्ट ऑफ घटना चक्र प्रीव्यू। ये प्रीव्यू क्या है? ये पीवाईक्यू का कंपाइलेशन है। कौन कौन से पीवाईक्यू का? जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं, है ना, एंड इवन यूपीएससी के भी सारे पीवाईक्यूज का कंपाइलेशन है। ठीक है, स्टेट एग्जाम्स जैसे यूपी हो गया, बीपीएससी हो गया, यूके पीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, है ना, झारखंड पीएससी हो गया, राजस्थान पीएससी हो गया, जम्मू कश्मीर पीएससी हो गया, आंध्र प्रदेश पीएससी हो गया, है ना। तो जितने भी प्रीलिम्स हुए हैं सारे स्टेट एग्जाम्स में, उन सबके पीवाईक्यूज का कंपाइलेशन है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इंटरचेंज मतलब रिपीट होते रहते हैं। जैसे यूपी का बीपीएससी में आ गया, बीपीएससी में तो काफ़ी रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, है ना। तो इसलिए पीवाईक्यू का करना ज़रूरी है। जैसे कि देख लेते हैं, देखो सबसे पहले तो ये बुक हम लोग आज कवर करेंगे। इंडियन हिस्ट्री नाम से आती है प्रीव्यू, और हिंदी में आती है पूर्वालोकन। ओके, चलो देखो कौन कौन से पीवाईक्यूज इंक्लूडेड हैं। जो हमने बताया ना, आईएएस के भी हैं, यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के भी हैं, है ना, उत्तराखंड के भी हैं, एमपी के भी हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, बिहार के भी हैं, देखो 1992 से लेकर 2023 तक। ओके, झारखंड के भी हैं। ओके, तो ये सारे हमारे पीवाईक्यूज इंक्लूडेड होंगे उसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडेक्स देख लेते हैं इसका। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का इंडेक्स देख लेते हैं। इसको 3 पार्ट में इन लोगों ने डिवाइड किया है। पहले पार्ट में एंशियंट हिस्ट्री है, ओके, दूसरे पार्ट में मेडिवियल हिस्ट्री है, ओके, एंड थर्ड पार्ट में मॉडर्न हिस्ट्री है। ओके, तो अब क्या है, जो हमने सीरीज बनाई थी प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स ऑफ यूपीएससी, है ना। अब क्योंकि प्रीलिम्स एंशियंट एंड मिडीवियल का क्या होता है, पूरा फैक्चुअल होता है, इसमें तो कुछ कॉन्सेप्चुअल है नहीं, है ना। तो लूसेंट प्लस घटना चक्र, इन दोनों को मिला के ही ये सीरीज मैंने बनाई थी यूपीएससी के लिए। ओके, तो ये जो हमारे ये 2 टॉपिक्स हैं, एंशियंट एंड मिडीवियल, वो इसी से कवर हो जाएंगे। इसको घटना चक्र को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसको आप प्रीलिम्स के लिए जो ये प्लेलिस्ट बनी थी, इसमें देखो क्या क्या है। पूरी एंशियंट हिस्ट्री है, मिडीवियल हिस्ट्री है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे अशोका के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है ना, संगम एज के बहुत क्वेश्चन पूछता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना, इसके बारे में पूछता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इसको 40 मिनट्स में कवर किया हुआ है ना। और ये पूरे सब फैक्चुअल है। ठीक है, तो इसको आप इन वीडियोस को देख लेना, छोटी छोटी वीडियो है, 40 मिनट की, 14 मिनट की, 14 मिनट की, 16। ओके, तो ये है, इसको कवर कर लेना। ओके, तो इससे ये दोनों पार्ट हमारे कवर हो जाएंगे। इस सीरीज़ में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी थोड़े जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उन पर फोकस करेंगे। ओके, जो कॉन्सेप्चुअल तो क्या मतलब, जो रीजंस वगैरह है, चैलेंजेस वगैरह है ना, वो उस टाइप की चीज़ें हम लोग निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो मेंस में आती है। ठीक है, तो अगर मेंस के भी देखनी है तो मेंस की भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ना, मॉडर्न हिस्ट्री की। उसके 2-3 पार्ट्स बचे हुए हैं, वो आई ट्राई कि इस वीक में कवर कर दें। ठीक है, तो इससे आपका कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ओके, तो हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, फालतू की जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हमने हटाई दी हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन बैंक उठाना है, घटना चक्र का ही, मतलब ये जो बुक है इसी में लास्ट चैप्टर के लास्ट में दे रखा होता है। ओके, उससे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना है, बस इतना करना है, तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले वास्को दा गामा आए थे। इनको कौन लाया था? एक गाइड था, इसका नाम था अब्दुल माजिद। ठीक है, ये सब नाम याद रखने हैं। ठीक, अब्दुल माजिद इनको गाइड करके लाए थे। कहाँ पे आए थे? कैलीकट में, 1498 में। ओके, इसमें थोड़े मॉडर्न हिस्ट्री में ईयर्स भी याद रखने हैं यूपीपीसीएस के लिए, यूपीपीसीएस एंड स्पेशली बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो 1498 में आए थे वास्को दा गामा विद अब्दुल माजिद। ठीक है, उस टाइप पे रूलर कौन था कैलीकट का? जामोरिन। ओके, फिर इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आए थे 1505 में। ओके, ये पहले, ही वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर इन वॉइसरॉय। ओके, अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी अप्लाई की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है? एक तरह से जो मतलब जो पानी में, रिवर एंड ओशंस में किसी शिप को पास होना है ना, तो एक तरह से जैसे हाईवेज पे टोल्स होता है ना, उसी टाइप का ही लोग टोल्स वसूलते थे। ठीक है, मतलब पास देते थे। ठीक है, तो बिना पास के कोई भी शिप इनके परमिशन के बिना पास नहीं हो सकती थी, उसी को बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ओके, उसके बाद ये एल होगा यहाँ पे, अल्फोंसो डी एल्बुकर्की आए। ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोवा और बीजापुर, इन दोनों पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, इन्हीं को ही रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने कैप्चर क्या क्या किया था? मलक्का स्टेट, है ना, एंड हॉर्मूज स्टेट। ओके, जो अरेबियन सी में है ना, अरेबियन ओशन में, मलक्का एंड हॉर्मूज, इन दोनों को कैप्चर किया था। फिर एल्बुकर्की के बाद कौन से पोर्चुगीज आए? नीनो डा कुन्हा। ठीक है, अच्छा, इंडिया का जो रूट था ना, सी रूट, वो वास्को दा गामा ने डिस्कवर किया था, जबकि जो स्पेनिश ट्रैवलर थे कोलंबस, उन्होंने अमेरिका का डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये 2 नाम याद रखना, इंडिया का वास्को दा गामा एंड अमेरिका का कोलंबस। ओके, अच्छा, कैप्टन कुक थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का रूट डिस्कवर किया था। ठीक है, ये सारे नाम याद हैं, नाम याद करने हैं। वास्को दा गामा इंडिया, कोलंबस अमेरिका, कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया, एंड तस्मान ये हॉलैंड से थे। ठीक है, इन्होंने वैन डीमन्स लैंड, जो मतलब अभी करंटली का तस्मानिया है ना, उसको पहले वैन डीमन्स लैंड बोलते थे। ठीक है, तो उसको इन्होंने डिस्कवर किया था, और साथ में न्यूजीलैंड को भी। ठीक है, तो ये कुछ नाम याद करने हैं, किसने क्या डिस्कवर किया था। अच्छा, सीक्वेंस ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सारी स्टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लो, PDEDF।
ठीक है, कर पाओ तो, नहीं तो फिर वैसे भी कर ही सकते हो। पोर्चुगीज़, डच, इंग्लिश, डेन्स एंड फ्रेंच, ठीक है, ये सीक्वेंस था। सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए थे और सबसे लास्ट में भी पोर्चुगीज़ ही गए थे इंडिया से, ये भी याद रखना। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर पोर्चुगीज़ ने 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी, कहाँ पर? कोचिन में, ठीक है, और दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में, ये याद रखना है, पहली कोचिन में, दूसरी कन्नूर में। ओके, 1505 में। उसके बाद डच पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करी थी। ओके, ये भी याद रखना है कि पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन सी थी? डच की। ओके, उसके बाद इन 1599 में एक ग्रुप था, है ना, मर्चेंट एडवेंचरर नाम का, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी को और क्या बोलते थे? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज इन इंग्लैंड। ओके, तो इसमें क्या याद रखना है? एक तो ये ग्रुप का नाम याद रखना है। ओके, इसका ये जो दूसरा नाम है ये याद नहीं रखना है, और ये याद रखना है 1599 में एक ग्रुप था मर्चेंट एडवेंचरर्स, इन्होंने बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिशर्स की थी। ओके, तो जो जहांगीर का जब टाइम चल रहा था, ओके, उस टाइम पर इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली टेम्परेरी फैक्ट्री बनाई थी मसूलीपट्टनम में, और पहली परमानेंट फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? सूरत में। ठीक है, तो पहली टेम्परेरी मसूलीपट्टनम, पहली परमानेंट सूरत में, ये याद रखना है। ओके, अच्छा, डच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? इन्होंने भी सूरत में ही बनाई थी, ठीक है, बट इन्होंने 1616 में बनाई थी। ओके, 1613 में ब्रिटिशर्स ने एंड 1616 में डच ने। ओके, उसके बाद फ्रेंच ने ही बनाई थी, 1668 में बनाई थी। ठीक है, तो ये याद रखना, मतलब इनके ईयर ना याद रखो, बट ये याद रखना कि पहली फैक्ट्री, पहली टेम्परेरी एंड पहली परमानेंट कहाँ बनाई थी। सिमिलरली डच की पहली फैक्ट्री भी सूरत में ही थी, ये याद रखना है। ओके, अच्छा, जो थॉमस बेस्ट थे, है ना, इन्होंने पोर्चुगीज़ को डिफीट कर दिया था साउली में अपनी नेवी से, है ना, इसी से फिर जो मुगल एम्परर थे वो बड़े इंप्रेस हो गए, तो इनको ग्रांट देना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, थॉमस बेस्ट, इन्होंने आया था पोर्चुगीज़ को एट अ प्लेस नेम्ड साउली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल। ओके, तो जैसे हम लोग जानते हैं मुर्शीद कुली खान लास्ट गवर्नर थे बंगाल के, जिनको अपॉइंट किया था मुगल किंग ने। उसके बाद जितने भी थे वो सब इंडिपेंडेंट किंग्स थे इनके। ओके, वो ज़्यादा मुगल किंग के बातों को मानते नहीं थे। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खान ने क्या किया, जो उनकी कैपिटल होती थी उसको शिफ्ट कर दिया मकसूदाबाद, ढाका से। ठीक है, और उसका नाम चेंज कर दिया, मतलब ये जो मकसूदाबाद था उसका नाम चेंज करके मुर्शीदाबाद कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने कैपिटल ढाका से मुर्शीदाबाद शिफ्ट कर ली। ये क्यों करी थी? या ताकि ब्रिटिशर्स का जो इंटरफेरेंस है ना, वो कम हो सके। ओके, फिर मुर्शीद कुली खान के बाद कौन आए? अलीवर्दी खान। ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो यूरोपियंस थे ये उनको हनी बीज की तरह ट्रीट करते थे, है ना, ट्रीट क्या मतलब मानते थे। हनी बी में क्या होता है, जब तक तुम उनको छेड़ोगे नहीं तब तक तो सब ठीक है ना, वो अपना काम करते रहेंगे, बट एक बार अगर छोड़ दिया तो फिर वो जब तक तुम्हारा काट नहीं लेंगे तुमको तब तक मानती नहीं है। तो वही इन्होंने बोला था, देखो, हनी बी सेड दैट इफ दे आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब दे विल गिव यू हनी, एंड इफ ट्राई टू डिस्टर्ब देम दे विल बाइट यू टिल दैट। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि हनी बीज से किसने कंपेयर किया था यूरोपियंस को? तो अलीवर्दी खान ने किया था। ठीक है, फिर इनकी डेथ के बाद कौन आए थे? इनके ग्रैंडसन सिराजुद्दौला। ओके, इन्हीं के टाइम पे ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। ओके, ब्लैक होल ट्रेजेडी बेसिकली क्या थी, एक छोटा सा रूम था, है ना, देखो लिखा होगा 18 फीट इंटू 14 फीट। ठीक है, इतने में कितने लोग थे? 146। 18 इंटू 14 फीट का एक रूम था। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा रूम नहीं होता है, छोटा ही रूम होता है ना। इसमें इसने 146 ब्रिटिशर्स को डाल दिया था। ठीक है, और इसमें भी कोई भी विंडो वगैरह नहीं थी इस रूम में। ठीक है, तो ड्यू टू सफोकेशन इसमें 120 कितने, सिर्फ 23 बचे थे, और बाकी सब सफोकेशन से मर गए थे। ओके, तो कितने बचे? 123 बचे थे। ओके, इसी को बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। उसके बाद 1757 में क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो उसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ओके, और बंगाल से कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, तो बस ये याद रखना है, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, इनकी तरफ से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, इधर से कौन थे? सिराजुद्दौला। ओके, फिर अच्छा, बैटल ऑफ प्लासी हुआ कहाँ था? ये रिवर्स भागीरथी के बैंक पर हुआ था, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसके बाद जो शुजा-उद-दौला थे, है ना, मतलब ये बेसिकली नवाब ऑफ अवध थे। ओके, तो बैटल ऑफ बक्सर, इसके बाद इनके साथ एक ट्रीटी साइन कर ली गई थी, इलाहाबाद ट्रीटी, रॉबर्ट क्लाइव ने करी थी। ओके, अच्छा, मीर कासिम, जब ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ना, तो इन्हीं को ही बना दिया गया था नवाब ऑफ बंगाल। ओके, सिराजुद्दौला को हटा के, तो ही वॉज द एबलेस्ट अमंग द सक्सेसर्स ऑफ अलीवर्दी खान। ठीक है, अच्छा, मीर कासिम ने क्या किया, इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया मुंगेर में, मुर्शीदाबाद से। मुर्शीदाबाद में इन्होंने करी थी ना, मकसूदाबाद से का नाम चेंज कर दिया था मुर्शीदाबाद, तो इन्होंने मीर कासिम ने कैपिटल चेंज कर ली मुंगेर में। ओके, ताकि ये कलकत्ता से थोड़ा दूर जा सकें, है ना, कलकत्ता में ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। ओके, ये जो मकसूदाबाद था ना, मकसूदाबाद मतलब मुर्शीदाबाद था, वो ब्रिटिश कलकत्ता के बिल्कुल पास में था। ओके, अच्छा, इन्होंने अपनी यूरोपियन मेथड्स पे ही अपनी आर्मी ट्रेन करी थी। ठीक है, मीर कासिम ने। ओके, इवन जो इनके जो ट्रेनर्स होते थे
तो आर्मी को ट्रेन करते थे वो भी यूरोपियंस ही होते थे, मतलब ब्रिटिशर्स तो नहीं होते थे, बट जैसे पोर्चुगीज़ हो गए, है ना, तो वो होते थे, तो इस वजह से ब्रिटिशर्स के CIA रहते थे। फिर क्या हुआ, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल किंग शाह आलम II, इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया, है ना, बैटल ऑफ बक्सर में। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या हुआ, मीर कासिम को हटा के फिर से इन्होंने मीर जाफ़र को बना दिया था नवाब ऑफ बंगाल। ओके, ये देखो बैटल ऑफ बक्सर। अच्छा, इसमें किसने लीड किया था, हेक्टर मनरो ने। पहले किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, अब हेक्टर मनरो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नाम कुछ याद करने हैं, जैसे कि क्या, मीर कासिम तो याद रहेगा, शुजाउद्दौला भी रहेगा, किंग कौन था, मुगल किंग शाह आलम II, ये याद रखना है, इनकी तरफ से कौन था, हेक्टर मनरो, वो याद करना है, और कौन सा ईयर था, 1764। ओके, बैटल ऑफ पलासे 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764। ओके, अक्टूबर याद कर पाओ तो वो भी कर लेना। ठीक है, और इसमें क्या देखना है, शाह आलम II इशूड अ डिक्री ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। मतलब वही है, जब बैटल ऑफ बक्सर में ये लोग हार गए, तीनों की फोर्सेस हार गई, तो शाह आलम II मतलब जो मुगल एम्परर थे उनको दीवानी राइट्स देनी पड़ी थी बंगाल, बिहार एंड ओडिशा का। ठीक है, तो बेसिकली ये जितना भी इधर का पार्ट था, ईस्ट कोस्ट वाला पार्ट था, वो पूरा अपना ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया था। ओके, 26 लाख के एनुअल पेमेंट के उसके बदले में दिया था इनकी दीवानी राइट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रीजनल स्टेट्स देख लेते हैं, जैसे पंजाब और मैसूर, इनमें क्या चल रहा था। ठीक है, तो पंजाब में रंजीत सिंह थे। ठीक है, ये ही वॉज बॉर्न टू अ चीफ ऑफ शोकर चकिया मिस्ल। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार ही आ चुका है। रंजीत सिंह कौन सी मिस्ल से थे। ठीक है, तो मिस्ल एक तरह का मतलब क्लैन समझ लो। ओके, कौन से क्लैन से थे, शोकर चकिया। ओके, ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन्हीं ने साइन करी थी, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। ओके, इन्होंने मुल्तान कैप्चर किया था, कश्मीर कैप्चर किया था। ओके, और पेशावर, ये तीनों, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर, ये तीनों इन्हीं के कंट्रोल में थे। ठीक है, अब 1798 में क्या हुआ, जमन शाह, इन्होंने अटैक कर दिया पंजाब पर। ठीक है, बट वापस जाते टाइम इनके जो कैनन्स थे वो गिर गए चेनाब रिवर में, है ना, उसमें बह गए। तो इन्होंने क्या किया, रंजीत सिंह ने उनके जो कैनन्स थे वो रिवर से निकाल के इनके घर पर भेज दी। ठीक है, तो इस वजह से ये जो जमन शाह थे वो इनसे बहुत खुश हुए रंजीत सिंह से, तो इन्होंने राइट्स दे दिए किसके, मतलब रंजीत सिंह को लाहौर पर रूल करने के राइट्स दे दिए। ठीक है, तो बेसिकली जितना भी ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला पार्ट था ना, वो रंजीत सिंह के अंडर में आ गया था। ओके, लाहौर, अमृतसर, मुल्तान, कश्मीर, ठीक है, पेशावर, ये सब इसी इन्हीं के कंट्रोल में आ गया था। ओके, ही वन सेड, गॉड वांट्स मी टू सेल ऑल द रिलीजन, सी ऑल द रिलीजन एज वन, सो ही टुक द लाइट ऑफ माई अदर आई। ठीक है, मतलब उनको एक आंख से दिखता नहीं था, इस वजह से उन्होंने ऐसा बोला था। तो ये याद कर लेना, ये किसने लिखा था, है ना, ऐसे भी पूछ लेता है कि ये लाइन किसने लिखी, लिखी नहीं मतलब बोली। ओके, तो ये रंजीत सिंह ने बोली थी। ओके, अच्छा, जो आमिर शाह शुजा थे, अफगान के किंग थे, इन्होंने कोहिनूर गिफ्ट किया था रंजीत सिंह को। ठीक है, तो कोहिनूर की एंट्री इंडिया में इसी टाइम पर हुई थी। ओके, फिर रंजीत सिंह के बाद इनको सक्सीड किसने किया, खड़क सिंह ने। ठीक है, तो ये हो गया पंजाब का। तो महाराजा दिलीप सिंह ये लास्ट रूलर थे, ठीक है, सिख एम्पायर के। अच्छा, ये क्यों लास्ट रूलर थे, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, उसके बाद ये कन्वर्ट होकर रशिया चले गए थे, तो इसके बाद फिर सिख एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया था। ओके, अब मैसूर को देख लेते हैं, है ना। तो मैसूर में पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, इसमें कौन थे, हैदर अली थे। ठीक है, तो इसमें हैदर अली जीत गए ब्रिटिशर से। ओके, इसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास ये साइन हुई। तो इसमें बेसिकली क्या याद रखना है कि कौन से मैसूर वॉर में किसने लीड किया एंड कौन जीता, और कौन सी ट्रीटी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट में हैदर अली थे, दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स थे, है ना, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, सॉरी इलाहाबाद नहीं, मद्रास। ठीक है, इसमें विक्टोरियस कौन थे, हैदर अली। ओके, फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। ठीक है, इसमें भी हैदर अली थे, इन्होंने अलायंस बनाई निज़ाम एंड मराठास के साथ, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ओके, तो इसमें क्या हुआ, हैदर अटैक्ड कर्नाटक एंड कैप्चर्ड आरकॉट बाय डिफीटिंग द इंग्लिश आर्मी अंडर कर्नल बेली। इनका नाम याद रखना है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में ये थे ब्रिटिशर्स की तरफ से। ओके, फिर 1781 हैदर अली फेस सर आयरकूट वो डिफीटेड हैदर अली। ठीक है, तो सेकंड में तो ये जीत गए, फर्स्ट में भी जीत गए, बट थर्ड में हार गए। ओके, क्योंकि कौन आ गया था, सर आयरकूट आ गए थे। ओके, फिर इनके बाद इनके बेटे आएंगे, टीपू सुल्तान, है ना, मेड सेरिंगापट्टनम हिज कैपिटल वेयर ही एस्टेब्लिश जैकोबिन क्लब। तो टीपू सुल्तान के बारे में क्या याद रखना है कि इन्होंने कैपिटल बनाई थी श्रीरंगापट्टनम। ठीक है, और जैकोबिन क्लब इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, जैकोबिन क्लब किसने इस्टेब्लिश किया था, तो टीपू सुल्तान ने। ओके, तो जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था ना, उसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, इस पर भी यही थे, टीपू सुल्तान थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना, यूपीएससी का भी फेवरेट है और स्टेट पीसीएस का भी फेवरेट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्यों हुआ था, इसका इमीडिएट इफेक्ट क्या था, बेसिकली इसका इमीडिएट इफेक्ट था इनकी जो पहले एनफील्ड राइफल चलती थी ना, है ना, तो जो पहले ब्राउन बेस नाम की एक मस्केट गन चलती थी, उसको इन्होंने चेंज करके एनफील्ड राइफल लाना स्टार्ट कर दिया था। ओके, और ऐसा बोला जाता था जो एनफील्ड राइफल की जो बुलेट्स थी, है ना,
वो एक पेपर से बनी होती थी, उनको पहले पेपर को मुंह से काटना पड़ता था, ठीक है। और ये जो पेपर होता था वो बीफ एंड मतलब काउ एंड पिग से बना होता था, ठीक है। इस वजह से अब काउ से हिंदूज ऑफेंड हो गए एंड पिग से मुस्लिम्स ऑफेंड हो गए, तो यही इसका इमीडिएट कॉज था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, ठीक है। तो ये तो इमीडिएट इफेक्ट था, और भी बहुत सारे रीजंस थे, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इसकी स्टार्टिंग 29 मार्च 1857 से होती है, ठीक है। जब बैरकपुर के सोल्जर्स ने इसको फैट कंटेनिंग कार्टेजेस को यूज़ करना मना कर दिया, और जो मंगल पांडे थे, है ना, उन्होंने अटैक कर दिया अपने यूनिट पर, ठीक है, सार्जेंट मेजर पर बैरकपुर के ही, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है 1857। अब नेक्स्ट देखते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857, ये डेट याद करनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यही पूछ लेता है कि कब से स्टार्ट हुआ था रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो 10 मई 1857, कहाँ से? मेरठ से, ओके। There the 3rd Native Infantry refused to touch the new cartridges and openly rebelled against the authorities, ठीक है। They fired on their officers, freed their inmates from cells and marched towards Delhi, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ आने लायक है नहीं, इसमें बेसिकली ये याद रखनी है बस, ठीक। अब सिंबल क्या था 1857 रिवॉल्ट का? लोटस एंड रोटी, ओके। तो ये याद रखना है, ठीक है। डेट याद करनी है, सिंबल याद करना है। अब रूलर्स भी याद करने हैं, लोकल रूलर्स, है ना, किसने कहाँ पर लीड किया, ठीक है। तो खान बहादुर, इन्होंने रुहेलखंड, ठीक है, ये बरेली में आता है, यहाँ पर इन्होंने लीड किया, ओके। फिर रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने ग्वालियर बोल लो, है ना, या तो फिर झांसी बोल लो, दोनों ही जगह इन्होंने लीड किया, ठीक है। अच्छा, इनका बर्थ वाराणसी में हुआ था, यूपी में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। इनका जो मैरिज थी वो महाराजा गंगाधर राव से हुई थी, ये ग्वालियर के किंग थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब इनकी डेथ हो गई महाराजा गंगाधर राव की, इनका कोई लीगल हायर नहीं था, है ना। तो इसी वजह से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर इन्होंने झांसी को कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, इसी बात की लड़ाई थी झांसी में, ठीक है। वैसे ही तो इनके मतलब जो अगेंस्ट में कौन थे, एक तरफ तो रानी की झांसी थी ना, और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स की तरफ से जनरल ह्यू हेनरी रोज, ओके। रोज याद कर लो, बाकी सब तो नाम याद आ ही जाएगा, ठीक है। ह्यू रोज ये बोला जाता है इनको, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना है। तो इन्होंने क्या बोला था रानी ऑफ झांसी के बारे में? अमंग द इंडियन रिवोल्यूशनरीज द वुमेन लाइंग हियर इज द ओनली मैन, ठीक है। ये वुमेन किसके लिए बोल रहे हैं? झांसी की रानी के लिए, ठीक है। बेसिकली मतलब इन्होंने ये बोला था कि जितने भी यहाँ पे मर्द हैं उनमें सिर्फ एक ही मर्द है जो कि मतलब ये वुमेन है, तो यहाँ पे पड़ी हुई है, ओके। इनका जो ब्रेवरी थी उसको देखकर। अब लखनऊ में कौन थे लीडरशिप में? बेगम हजरत महल, इन्होंने अपने जो माइनर सन था बिजरिस कादिर, इनको डिक्लेयर कर दिया था कि ये किंग है, नवाब है, ओके। जबकि माइनर था तो लीगली इनको नहीं करना चाहिए, बट कर दिया था, तो इसी बात की लड़ाई थी, इनको भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर देना पड़ गया था, ओके। अच्छा, यहाँ पे ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था? कैंपबेल, ठीक है। तो कैंपबेल, और कानपुर में फिर कौन था? नाना साहेब एंड तांत्या टोपे। तांत्या टोपे उनके कमांडर इन चीफ थे नाना साहेब के, ठीक है। अब इनके रियल नेम भी याद रखना है, जैसे नाना साहेब का नाम क्या था? नाना धोंदो पंत, ओके, कानपुर की बात हो रही है। और तांत्या टोपे का रियल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। तो ये नेम भी याद रखना है। तो झांसी हो गया, लखनऊ हो गया एंड कानपुर हो गया। फिर जगदीशपुर, है ना, या तो फिर बोलो आरा बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे किसने लीड किया था? कुंवर सिंह ने, ठीक है। वैसे ही दीवान मनीराम दत्त, इन्होंने असम में लीड किया था, ओके। ठाकुर कुशल सिंह, अच्छा, ये जो 1857 का रिवॉल्ट था ना, ये ज़्यादातर नॉर्थ में ही कंसंट्रेटेड था, ठीक है। मतलब दिल्ली से लेके आपका असम तक ये वाला ही पार्ट कवर हुआ था, बाकी जगह कोई भी इसका इफेक्ट नहीं था, है ना। बाकी जगह बल्कि लोगों ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में, ठीक है। ये हम लोग मेंस में कवर कर चुके हैं कि रीजंस क्या थे 1857 के रिवॉल्ट को फेलियर के लिए, वहाँ पे ये सब लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। ठाकुर कुशल सिंह ये आवा में थे, ठीक है। डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी ऑफ इंग्लिश एंड जोधपुर। वैसे मौलवी अहमदुल्ला शाह ये फैज़ाबाद में थे, ठीक है। अच्छा, इन्हीं के बारे में ये जो मौलवी अहमदुल्ला शाह, इनके बारे में ब्रिटिशर्स बोलते हैं, अ पर्सन फिल्ड विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेवरी एंड इमूवेबल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इज द बेस्ट सोल्जर अमंग ऑल रिवोल्यूशनरीज, ठीक है। अ बाउंटी ऑफ 50,000 वॉज इन हिज हेड, ठीक है। 50,000 की बाउंटी थी इन्हीं के ऊपर, अहमदुल्ला शाह के ऊपर। अच्छा, मिर्ज़ा गालिब भी उसी टाइम पर थे, इन्होंने अपने आप को 1857 का रिवॉल्ट देखा था, ठीक है। सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, है ना, और इसमें भी कौन? जो ग्वालियर के मिनिस्टर थे सर दिनकर राव, है ना, इन सब ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, ठीक है। और ये जो मिनिस्टर थे हैदराबाद के सलार जंग, है ना, इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, इसी वजह से ही वॉज प्लेस्ड इन द सेम फॉर हिज लॉयल्टी, ठीक है। बेसिकली ये सब याद रखना है कि सिंधिया और ग्वालियर जो सर दिनकर राव थे, जैसे नाम आ जाएंगे, 4 नाम आ जाएंगे कि कौन कौन लीडरशिप में था 1857 में, तो उसमें एक नाम ये दे देंगे। तो ये लीडरशिप में नहीं थे, ये तो अपोजिशन में थे, ये तो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, ठीक है। वैसे ही सलार जंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस रिवॉल्ट वॉज अनेबल टू इन्फ्लुएंस द सदर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो हम लोगों ने बात करी, सिर्फ नॉर्थ पार्ट ही इन्फ्लुएंस हुआ था,
ठीक है। ये जो सिंधिया थे, ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, है ना, किंग ऑफ जोधपुर, नवाब भोपाल, ठीक है, तो इन सब ने पार्ट नहीं लिया था, इन सब ने उल्टा ब्रिटिशर्स की हेल्प करी थी। ओके, तो इसी के लिए जो गवर्नर जनरल थे कैनिंग उस टाइम पर, ये याद रखना है, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ये गवर्नर जनरल थे 1857 में। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। तो इन्होंने कहा था ये जो रूलर्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ दिया, दीज रूलर्स एक्टेड एज अ बैरियर अगेंस्ट द हाई एंड फास्ट मूविंग वेव ऑफ सीज इन द एब्सेंस ऑफ विच वी वुड हैव वॉश्ड आउट फ्रॉम द इंडिया कम्प्लीटली। ठीक है, इसके लिए इनका कहने का मतलब है कि अगर ये रूलर्स ना होते, इन्होंने ही बैरियर का काम किया है, शॉक एब्जॉर्वर का काम किया है, अगर ये रूलर ना होते तो हम लोग कब का मतलब एक तरह से इनके हवा में बह गए होते, मतलब भगा दिए गए होते। ओके, तो ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, ये याद रखना। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग के बारे में भी देख लेते हैं। ये तो देख ही लिया कि गवर्नर जनरल थे 1857 के टाइम पर, ठीक है, ये लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वाइस रॉय थे। क्योंकि क्या हुआ था 1857 के बाद जो रिफॉर्म्स आए थे ना 1858 में, उसमें जो गवर्नर जनरल था उसकी जगह फिर वाइस रॉय होने लगे थे अपॉइंट। ठीक है, तो लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइस रॉय यही थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इन्होंने ही विडो रीमैरिज एक्ट लाए थे ये, ओके, 1856 का। उसके बाद सर सैयद अहमद खान, इन्होंने असबाबे बगावत हिंद लिखी थी, ठीक है, इसी के ऊपर 1857 रिवोल्ट के ऊपर। और आर.सी. मजूमदार, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी द सिपाही म्यूटिनी, ठीक है, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। ओके, और इन्होंने ही कहा था, आर.सी. मजूमदार ने, इट इज़ डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन दैट सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसमें भी इतना याद कर लो बस, इट इज़ नीदर द फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने। ठीक है, तो इसको पढ़ के, जैसे इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको पढ़ के गुस्सा आती है कि इन्होंने बोला था कि ना तो ये पहला है, ना नेशनल है, और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो जो नेशनलिस्ट लोग होंगे ना, पेट्रियोटिक लोग होंगे, उनको गुस्सा आएगा कि ये कैसी बातें कर रहे हो, है ना। तो ऐसे याद कर लो, इस टाइप की इमोजी कुछ बन जाएगी आर.सी. मजूमदार पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है 2-3 बार, इसलिए लिखा हुआ है। अच्छा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम वही था, क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, तो हम लोग ने अभी देखा ना, गवर्नर जनरल को चेंज करके वाइसरॉय कर दिया था। ठीक है, और इसमें क्या चेंज हुआ था कि इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेट करती थी सारे अपने अफेयर्स, बट अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कौन रेगुलेट करने लगा था? क्वीन। ठीक है, तो यहाँ से क्वीन रूल स्टार्ट हो जाता है, मतलब क्राउन रूल बोल लो। ओके, तो इससे पहले था कंपनी रूल, अब क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा 1857 के बाद से। ओके, और जितना भी एक्सपेंशन था, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वगैरह था ना, ये सब हटा दिया गया था कि अब और एक्सपेंशन नहीं करेंगे हम लोग ब्रिटिशर्स। ओके, आफ्टर द सप्रेशन ऑफ 1857 पील कमीशन फॉर्म हुई। ठीक है, इसका काम क्या था? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, बेसिकली जो म्यूटिनी हुई ना, उसको आगे चल के ऐसा कुछ फिर से ना हो, तो उसके लिए पील कमीशन अपॉइंट हुई थी कि जो आर्मी है उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसके लिए आप रिकमेंडेशन दीजिए। ठीक है, तो इन्होंने रेशियो वगैरह चेंज किया था। जैसे पहले क्या होता था, 8:1 होता था, मतलब 8 इंडियन सोल्जर्स पे 1 यूरोपियन सोल्जर होता था, तो इसको कम करके 2:1 कर दिया था। अब 1 इंडियन सोल्जर पे 2 यूरोपियन सोल्जर होते थे। ठीक है, और भी काफ़ी सारे चेंजेस थे, वो लोग मेंस में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें प्रीलिम्स के लिए बस इतना याद रखना है कि पील कमीशन किससे रिलेटेड थी। ठीक है, तो इंडियन आर्मी के रिफॉर्म से रिलेटेड थी, रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट कौन है? अच्छा, जब अटैक हुआ था ना बैरकपुर में, तो वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर जॉन बेनेट हियर्सी थे। ओके, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। विस्काउंट पाल्मर्स्टन, ठीक है, ये उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, तो ये 2 नाम और याद कर लो, जॉन बेनेट हियर्स्टे एंड विस्काउंट पाल्मर्स्टन, ये पीएम थे जब 1857 हुआ इंग्लैंड के। ओके, फिर देखते हैं जनरल जॉन निकोलस। ओके, ट्राइंग टू कैप्चर दिल्ली। सर, मतलब ये बेसिकली ये सब क्या है, ये नेम्स ऑफ ब्रिटिशर्स हैं। जैसे अभी हम लोगों ने लोकल रूलर्स देखे ना, कहाँ पे किसने लीडरशिप करी, रानी की झांसी, तांत्या टोपे, है ना, कुंवर सिंह, तो वैसे ही ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन थे, उनके नाम है। जैसे जनरल जॉन निकोलस, ये दिल्ली से थे। ओके, हेनरी लॉरेंस, हार्लॉक एंड नील, इन्होंने लखनऊ बेगम हजरत महल को सप्रेस किया था। ओके, एंड लॉरेंस, हार्लॉक, नील, इन्हीं के नाम पर आइलैंड्स भी थे, है ना, अंडमान एंड निकोबार में, इनका नाम चेंज करके अब शहीद द्वीप, है ना, कर दिया गया है। इन्होंने क्या बोला था, जेम्स आउटरम, डब्ल्यू टाइलर ने, कि ये कॉन्स्पिरेसी थी हिंदूज की और मुस्लिम्स की। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा रिलीजियस एंगल दे दिया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। ओके, आउटरम ने क्या कहा था, दिस वाज अ मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी इन विच द हिंदूज कंसर्न्स वर यूज्ड फॉर द रिवॉल्ट। ओके, इट वाज ओनली अ सिपाही म्यूटिनी अकॉर्डिंग टू जॉन लॉरेंस एंड सीली। ठीक है, इन्होंने बोला था कि ये सिर्फ सिपाही म्यूटिनी है। तो ये कुछ मतलब टर्म्स हैं कि इन्होंने क्या बोला था, तो ये आ जाते हैं कभी कभी, इसलिए याद करने हैं। ठीक है, 4-5 ही याद करेंगे, और जितने बेकार हैं जो रिपीट नहीं हुए हैं PYQs में, वो वैसे ही हटा दिए। ठीक है, T.R. होम्स के हिसाब से इट वॉज अ वॉर बिटवीन बारबेरिज्म एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, बारबेरिज्म मतलब क्या होता है, अनसिविलाइज्ड। ठीक है, तो इंडियंस को ये अनसिविलाइज्ड मानते थे, और सिविलाइजेशन मतलब अपने आप को बोल रहे हैं, इंग्लैंड को। ओके, वी.डी. सावरकर ने एक बुक लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, द गवर्नमेंट हिस्टोरियन ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वो सुरेंद्र नाथ सिन्हा।
ठीक है। जो मतलब ऑफिशियल हिस्टोरियन थे ना इसको कवर करने वाले 1857 के रिवोल्ट को, वो ये थे एस.एन. सेन, सुरेंद्रनाथ सिन्हा। इन्होंने बुक लिखी थी 1857 के नाम से ही बुक आई थी इनकी। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसके साथ कवर हो गया हिस्ट्री का। तो अब आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर्स अभी तक कवर हो गए हैं 1857 तक, उसके जाइए क्वेश्चन बैंक उठाइए, घटना चक्र का ही उठा लेना, है ना। और जितने PYQs आए हैं, PYQs तो मतलब ऑलमोस्ट 80% तो कवर हो ही गए हैं, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए, है ना, ताकि याद भी तो करनी है ना। अभी पूरा फैक्चुअल होता है मॉडर्न हिस्ट्री, तो फैक्ट्स कैसे याद होंगे, प्रैक्टिस करके, है ना, बार बार रिवाइज करके। तो इस वीडियो को बार बार देखो, रिवाइज कर लो, तो उससे भी फैक्ट्स याद हो जाएंगे। और बाकी ये जो क्वेश्चन बैंक है ना PYQ का, उसको जाके लगा लो एक बार, तो रॉक सॉलिड हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे फिर। ठीक है, चलो थैंक यू। कमेंट करके बताना कैसी लग रही है सीरीज।